हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे थे हमारा सोशोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी, उनमें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चंस हैं आपके। मैंने बहुत सेलेक्टिवली सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको एक ओवरऑल सिलेबस से रिलेटेड अप्रोच मिल सके और आप अपने आप को जज कर सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। साथ ही साथ आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी हो सके। तो कल वीडियो नहीं आ पाई थी, रीज़न ये था कि हमारे तरफ थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो गया था। मौसम काफ़ी ख़राब था, तो लाइट नहीं आ पाती है, फिर फ़ोन चार्जिंग की दिक्कत होती है, तो ये सारे इशू थे। तो कल इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसका कथन है कि समिति सदस्यता इंगित करती है जबकि संस्था सेवा की विधि या साधन को। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। किसका कथन है कि समिति सदस्यता इंगित करती है और जो संस्था होती है वो सेवा की विधि या साधन को। मतलब अगर हम बात समिति की कर रहे हैं तो वहाँ पर बात हो रही है कि समिति जो होती है वो सदस्यों का एक समूह होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं, थोड़ा सा अस्थायी तरीके का स्वरूप होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। लेकिन अगर हम संस्था की बात कर रहे हैं तो संस्था में व्यक्ति उसके सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये कार्यप्रणालियों की एक तरीके की व्यवस्था है। ये सेवा की एक विधि है या फिर सेवा का एक साधन, इसको हम मान सकते हैं। तो ये परिभाषा ये किसकी है? ऑप्शन है मैकाइवर, नाडेल, मैक्स वेबर या फिर जिन्सबर्ग। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। आई होप इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा। पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो परिभाषा है ये मैकाइवर की है। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है मैकाइवर की कि हम समिति के सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्था के सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं पर इन्होंने कहा था क्यों? क्योंकि जो समिति होती है वो सदस्यता को इंगित करती है। मतलब हम समिति के सदस्य इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उसमें सदस्यता होती है, व्यक्तियों का समूह होता है। लेकिन संस्था के नहीं हो सकते हैं क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति कार्यप्रणाली या नियमों का भाग नहीं बन सकता है। तो वो एक तरीके की सेवा की विधि है या सेवा का साधन कह सकते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है, बहुत ही फेमस है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? अभाव की राजनीति। ऑप्शन देखिए, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान या फिर आंद्रे बेते। किसने कहा है? अभाव की राजनीति एक टर्म है, ये किसने बताई है? योगेंद्र सिंह ने या फिर एस.सी. दुबे ने या फिर बी.आर. चौहान ने या फिर आंद्रे बेते ने। राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। और जो इसका सही आंसर है, जो राइट आंसर है इसका, वो है डी। आंद्रे बेते ने ये टर्म दिया था अभाव की राजनीति, आंद्रे बेते की है। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब 43 क्वेश्चन है मैकाइवर से रिलेटेड। मैकाइवर ने सामाजिक प्रवरण के कार्यों में जो चीज़ें बताई थी उसमें से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक प्रवरण, ठीक है, इसमें से कौन सा जो उन्होंने बताया था उसमें से कौन सा सही नहीं है? मतलब दो तो सही है, एक तीसरा कोई है जो कि सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, और तीसरा है सैनिक सामाजिक प्रवरण, और फोर्थ में है कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर सैनिक सामाजिक प्रवरण, या फिर ये तीनों ही बताए हैं, इसमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और जो इसका राइट आंसर है वो है सी, सैनिक सामाजिक प्रवरण के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये दोनों हैं, लेकिन सैनिक सामाजिक प्रवरण की बात मैकाइवर नहीं करते हैं। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध में विश्वसनीय निदर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी होनी चाहिए?
निदर्शन समझते हैं? निदर्शन शब्द से शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। निदर्शन का मतलब होता है सैंपलिंग। ठीक, अब क्लियर हो गया। तो सैंपलिंग की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए? अगर रिसर्च हम करने जा रहे हैं तो सैंपलिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, जिन लोगों को सैंपलिंग का ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो वो लोग अभी चैनल पे जाओ, यूनिट 2 में मैंने पढ़ाया हुआ है, सैंपलिंग के मेथड वगैरह के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो बहुत अच्छे से आपको वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और बहुत अच्छे से मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है। तो सैंपलिंग की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, छोटा आकार, या फिर संगठित होनी चाहिए, या फिर विधिवत होनी चाहिए, या फिर प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए। तो इसमें का कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। और जो राइट आंसर है वो है डी। क्यों? बाकी क्यों नहीं होंगे? तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सैंपलिंग कर रहे हैं और वो प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रही। देखो, सैंपलिंग में क्या होता है, कुछ इकाइयों का चुनाव होता है। पूरे का समग्र का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं। तो वो इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करें, जो होल है, जो समग्र है, उसको रिप्रेजेंट करें। तो प्रतिनिधित्व पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो डी ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये पुस्तक है हिंदू लॉ एंड कस्टम। हिंदू लॉ एंड कस्टम, इसके लेखक आपको बताने हैं। ऑप्शन देखिए, एस.सी. दुबे, जे.डी. मेन, या फिर लिंटन, या फिर इवांस प्रिचार्ड। कौन है इस पुस्तक के लेखक? हिंदू लॉ एंड कस्टम, ये बुक के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जे.डी. मेन की ये पुस्तक है हिंदू लॉ एंड कस्टम। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों को स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। निर्धनता की एक परिभाषा दी गई कि निर्धनता का मतलब हुआ कि एक पर्सन के लिए वो वस्तुएं ना हो उसके पास, जो कि अगर नहीं होंगी तो उसका और उसके जो आश्रित हैं उनका स्वास्थ्य और उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो प्रभावित होगी। शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हैं, वो जरूरी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं, मतलब मूलभूत सुविधाएं उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो कहा जाएगा कि वो निर्धन है। अब ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देखिए, गिलिन और गिलिन, जे.सी. गोगार्ड, वीबर, या फिर इलियट और मैरिल। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है ये दो ऑप्शन में, वीवर और गोगार्ड में, क्योंकि दोनों ने ही इससे मिलती जुलती परिभाषाएं दी हुई हैं। तो अभी मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो है बी। अच्छा, अब याद करने के लिए आप कैसे दोनों में कंफ्यूज ना हो, तो जे.सी. गोगार्ड ने बात करी है आश्रितों की। तो जहाँ भी निर्धनता और व्यक्ति के साथ साथ उसके आश्रितों से संबंधित चीज़ें आ जाएं तो जे.सी. गोगार्ड होंगे, वरना जो सेकेंड डेफिनेशन होगी वो वीवर की है। ठीक है, ऐसी सेम परिभाषा है वीवर की भी, तो इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997, या फिर 1998। ये इसका गठन कब किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, कुछ लोग क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, क्लासेस हमारा पीजीटी जीआईसी का एक बैच पूरा फुल फिनिश हो चुका था। उसके बाद सेकेंड बैच हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करी थी, वो अभी हमारा वो बैच भी फिनिश हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल करंट में हमारा कोई कोर्स नहीं चल रहा है। तो इस वजह से जिनकी भी क्वेरीज आती हैं, आजकल बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेल्स वगैरह आ रही हैं, तो इसीलिए मैं सबको एक ही रिप्लाई दे रही हूँ कि एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि भैया अभी फ़िलहाल कोई करंट में कोर्स नहीं चल रहा है। तो ये आप लोग कई बार ही पूछ रहे थे कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती हो, तो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सजाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त किया जाता है, इसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? अगर कोई अपराधी है, उसको कुछ टाइम उसको जेल की सजा मिल गई, लेकिन देखा गया कि उसका आचरण अच्छा है, वो बाद में फिर दुर्व्यवहार नहीं कर रहा किसी तरीके का, तो इस आधार पर उसको जेल से मुक्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोबेशन, पैरोल, या फिर रिमांड होम, या फिर आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन, इसको क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए आंसर। और जो राइट आंसर है वो है बी, पैरोल कहेंगे इसको। यदि किसी अपराधी को उसको जेल हो जाए और थोड़े समय बाद उसको ये देखा जाए कि उसकी जो मतलब उसका जो आचरण है वो काफ़ी सही है, तो उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, मतलब सामाजिक संरचना का भाग नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं, रीति रिवाज, और फिर डी है संस्थाएं। तो इसमें से कौन सा है जो कि सामाजिक संरचना का भाग नहीं है? तो वैसे तो आपको देखने पे लगेगा कि ये सारे ही संरचना का भाग हैं, लेकिन इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है भाषा, ये इसका भाग नहीं है। बाकी पैटर्न भी होता है, भूमिकाएं, रीति रिवाज भी होते हैं, संस्थाएं, तो ये अनिवार्य भाग हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उसी के अंदर आ जाएगा, तो ये उसी के अंदर है, मेन में नहीं आएगा, उसी के अंदर में आ जाएगा, तो इसलिए ये भाग नहीं माना जाएगा। संस्कृति का पूछता तो भाषा मेन होती। अगला क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये किसकी है? जब किसी समाज में मूल्यों का जो मॉडर्न वैल्यूज हैं वो आ जाए तभी हम कहेंगे कि वो सोसाइटी मॉडर्न है। तो ये किसने बताया था? एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई, या फिर गुन्नार मिर्डल। क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र सिंह। इन्होंने मूल्यों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो जब हमारे वैल्यूज़ चेंज होने लगे, हम मॉडर्न वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने लगे, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सोसाइटी मॉडर्न हो रही है। तो ये मानना था योगेंद्र सिंह का, उसको ही आधुनिकीकरण इन्होंने कहा है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के अगर मैं नेक्स्ट में क्वेश्चन बनाती हूँ तो जल्दी ही इसकी वीडियोस चैनल पे आएंगी। अभी कल फ़िलहाल कोई क्लास नहीं होगी, ऑफ रहेगा। मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही मैं इससे रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस भी बनाऊँ और जल्दी से आप लोगों को वो चीज़ें भी सॉल्व करने को मिले। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट सा टास्क है आपके लिए। ये 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आपको ये बताना है। कुछ लोग तो बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, शायद उनको लगता होगा कि उनका नेम वगैरह शो होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक पोल डाल दूंगी, उसमें आपका किसी का भी नेम नहीं शो होगा। बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों का मेजॉरिटी में ज़्यादातर बच्चों का कितना क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। उससे एक तो आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने बच्चों में कितना पीछे हैं या फिर कितने बच्चों में कितना आगे हैं। तो मैं अभी पोल डालूंगी एक चैनल पे, और जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी डाल दूंगी। तो दोनों जगह पे आप उसमें वोट करना प्लीज़। तो उससे पता चल जाएगा कि जो आपका प्रिपरेशन लेवल है वो कहाँ तक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो अभी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बना दूँ जल्दी से। तो ऐसे ही पढ़िए और अच्छे से रहिए। बेस्ट ऑफ लक।